कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बाइस तकलीफ है ये, बल्कि मैं जो बता रहा था कि जो ये ऑपरेशन की वजह से भी आप परेशान होंगे, इसका भी जो दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस दुनिया को, द रोल ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका नाम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। सो ये मैं बता रहा हूं। और उसका उनको क्या है, प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? अपने चावल की ट्रेड को, अपने तेल की ट्रेड को। तेल जो आ रहा है, चावल बाहर जा रहा है, तेल अंदर आ रहा है। इसके लिए 4 उनके जो डिस्ट्रॉयर खड़े। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है। लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम किया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का निसाब जो था उसको उर्दू में कर दिया था सारे के सारे। और उसके बाद एक अगली बात आपको बताना चाहता हूं। अगले दिन यह भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट की आजकल आपने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उसकी सारी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि कौम अंधी है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो हजूर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी उर्दू में कर दिया जाए। मैं कहता फारसी कर लो, तो रूलर सन पिछले सारे तो फारसी बोलते हैं, पठान तो थोड़े सारे फारसी बोल रहे मूले जेडे सन। क्या पठान जेड़ा तुसी सारा कुछ थोड़ा हिस्ट्री है तो तुसी फारसी कर लोगे ये करनी जाती। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफाए राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हमें गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, इस अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। चीमा साहब आपको पता है कि कोई भी, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूं, पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा। अगर नहीं निकला निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से। हर कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है? आपके फ्रॉड की वजह से, क्योंकि आप उनका जो कंपटीशन होता है वो टैक्स नहीं देता। तो चीमा साहब दर हकीकत ये है, आप डरे, आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है। ये क्या है? ये व्हाट द हेल इज गोइंग? हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट। इस्लामा फिक्री है। तो चीमा साहब इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। आप पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते हैं वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है। खुद तेरी परेशान, क्या ना बखरा परेशान है। पापा जान तड़प रहा है, पेपाल बखरा तड़प रहा है, इंडिया बखरा परेशान है, पठान अफगानी वगैरह परेशान ने, ईरानी वगैरह परेशान ने। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आपको वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें, क्या इसका करें। लेकिन आप यू हैव वो एटम आपके ऊपर। मैं कहता हूं इस वक्त वैसे ही होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट विच हैज एटॉमिक पावर which was created on the name of a religion, but there is no religion. सारे फ्रॉडी के तो corrupt 3 nation on the planet, corrupt 3 nation. स्टडी होनी चाहिए पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। ये मैं रिकमेंड चाहिए उनको। बल्कि मैं सोच रहा हूं मैं इट्स वेरी नोबल आइडिया। उनको बताया जाए कि देखो यार ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस, आपकी एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज फेल हो जाएगी। इकोनॉमिक्स फेल होगी, तबाह हो गई, सड़ गई इकोनॉमिक्स, सड़ गई पॉलिटिकल साइंस। आपके ऊपर कोई फार्मूला फिट ही नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इस वक्त आपको चलाने वाले, मैं जरा देखें 3-4 फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कैन वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने, किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। हद है खुदा की कसम, हद। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो, मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे हैं, जो अपनी मां के कपड़े उतार के जश्न मना रहे हैं। 76 साल से सब 76 साल। मैं अभी कई ट्वीट करता हूं तो कई लौंडे लपाड़े उसके जवाब में कहते हैं ओनली डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन सेव अस। ओ यार खुदा दा नाम है, डेमोक्रेसी से पहले चेक करना। पहले 76 साल हो गए, तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं मिली यार।
तुम्हें कोई लीडर ही नहीं मिला सिंसियर हो आज तक 76 साल में, कोई मर्दे मोमर पैदा ही नहीं हुआ यार, 8-9 महीने का पूरा बच्चे नहीं पैदा हो रहा वहां पे, क्या बातें कर रहे हो यार? किस लीडर का इंतजार कर रहे हो? ये लीडर ही आया था ना, ये 5 बच्चों की मां भगा के ले गया था, ये लीडर ही था ना। मैं तो खुद इसका आशिक था यार, मैं तो खुद इसका आशिक था। किस तरीके से हमारे बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने एक ऐसा बहुत बड़ा मेरा हमारे मुगल आजम क्रिएट किया हमारे लिए। दुनिया कहती है ये इमाम मेहदी आ गया, गेट चुमदर पे जाके उधर खुद आता फिर उथों निकले जुल्फी बुखारी हो रही, फिर उथों निकलियां गोगियां ते फिर उथों निकले ने पता नहीं की निकले ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਲੱਤ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। और कुछ हया करो खुदा दा ना जाओ, कुछ बचो खुदा दा ना। मुसलमान नहीं बन सकते, इंसान ही अच्छे बन जाओ यार। चलो चीमा साहब देखें, मैं जो उसका आपने ये बड़ा टची, मैं तो खैर बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि मैं खुद मुहाजिर हूँ और मादरे मिल्लत रही। देखे ना, माँ ने पैदा करके तो बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। मैं वो एक ऐसा बच्चा हूं जिसको माँ ने पैदा करके पढ़ाया, जवान किया है, उसके बाद उसने कहा कि बेटा यहां से भाग जा, अगर भाग सकता है जिंदा भाग जा यहां से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मेरे आसपास जो है वो बदमाश इकट्ठे हो चुके हैं। ये मेरी मादरे मिल्लत ने मुझे कहा था और मैं भागा हूं वहां से। तो मैं तो खुद जख्मी हूं, जख्मी बंदे के मुंह से क्या निकल सकता है? दर्द ही निकल सकता है ना। मैं तालियां नहीं बजा सकता। मुझे अक्सर बोलते ताड़ साहब पाकिस्तान से तुम इंडिया के गीत गाते हो फलाना तो पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा नच्चा मैं उड़ के तुम्हारी हालत ताड़ियां मारा मैं है? खुदा दा ना लो यार, तुम खुदा दा ना लो। पाकिस्तान का ना लेके बंदे बुआ बंद कर लेंगे। मुझे कल किसी ने भेजा कि मस्जिद नबवी के हर दरवाजे के सामने 2-2 पाकिस्तानी खड़े विजिट उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांग रहे हैं। कल किसी ने भेजा मुझे। कुछ शर्म हया करो। चीमा साहब मैं हैरान हूं, खुदा की तौबा इस्तगफार, मैं मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही। कल किसी ने मुझे वीडियो भेजी दुबई में, खूबसूरत लड़कियां हैं पाकिस्तान, रात को डांस करती हैं, दिन में जाकर दुकानों से खैरात मांगती हैं। दिन में उसने वीडियो बना के भेजी मुझे। उसने कहा ये रात को डांस करती है क्लबों में और दिन में ये जाकर दुकानों से खैरात मांगती हैं और लोग उनसे मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, आगे से हंसती हैं, पैच खैरात मांगती हैं। चलो यही चाहते सौ यही पाकिस्तान बनाना से फिर मुबारक जे करो, लुटो ठीक लुटो। इन्हों मैं दसना चाहना कोई इत्थे भी बंदे मरदे जे कब्रस्तान च मैं रोज वेखदा जे न्यूयॉर्क च लंदन च भी। कुछ हया करो यार, कोई खौफे खुदा करो, कोई मौत तो डरो, मौत तो डरो। पता नहीं क्या बात, इनको पता ही नहीं कि हमने मरना नहीं। ये कौन से स्टील के बने, केड़े मेटल के बने ने, मरना ही नहीं यार। और बल्कि कुत्ते की मौत आती है सरकार ऐसे लोगों को, औलाद भी नहीं मुंह च पानी पाती जिन्होंने हराम फीड करिए ना। दे डोंट डू इट। वो इत्थे गोरियां कालियां नर्सां ही उन्होंने अगे पीछे धक्के तुक्के मार के मार छड़दियां। इन्हां शर्म लिहाज ही नहीं, पता नहीं की गल कर ले। आज बल्कि एक होर तो दुख दसन लगा, तुहाडे सीएसएस अफसर जिहड़े ओते परेशान ने, बहुत बड़ा धोखा हो गया उन्होंने। की होया सर? वो सीएसएस अफसरां दी जनानियां उन्हें बंद करतियां उन्होंने लंदन वालियां ने। यस स्टूडेंटां दी बीवियां आ ही नहीं सकदियां। हुण सीएसएस दे अफसर की करनगे उत्थे, क्योंकि बड़े मकान उन्होंने खरीदने होंदे ने, तो बेगम साहब ने प्रूव करने होंदे आउंदे तुहाडे आपके खर्चे पे जाते हैं ना 19 ग्रेड के अफसर जो 20 ग्रेड के, तो वो तो यूके में अब किस तरह जाएंगे? वो तो बड़ा आज तक बहुत परेशान है। सीएसएस वाले तो आज तक औखे हो एक काला कर रहे हैं। और चौर साहब उनकी करिए, चौर साहब को तरीका कढो, वो थोड़े परजाई बच्चे ने जाना सी। पता नहीं कि लोगों को हदायत आती जा रही है मुल्कों को। वैसे तो लेकिन चीमा साहब देखें, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं अगला जो मैं आज बल्कि 10 टॉपिक्स पे जिसपे बात करना चाह रहा था, काफी दिन हो गए थे। सबसे बड़ा उस पर टॉपिक ये है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है, अपने अड्डे बना रहे हैं। टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान। क्वेश्चन मार्क ये है, हमारी एजेंसियां और हमारी फौज उनका मुकाबला क्यों नहीं कर रही? सब कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। क्यों कर रहे? कितने कर रहे हैं? 10 और मैंने साहब आपको पता है पीटीआई दी ते लौंडियां लपाड़ियां तो जान छुटे ते किसे पासे जान की पे कर दे चीमा साहब। उन्होंने तंग किया हुआ, सही कह रहे हैं। करो ठीक ते तंग फिर पूरा उन्होंने करो कि जेल दे विचों 91 दे लेटर उत्थे जा रहे ने, आर्टिकल छप रहे ने। है ਤੁਹਾਡੀ जेल है, वो पता नहीं खान साहब किस तरह कहते हैं कि हमें प्लेइंग फील्ड ही मिल रहा। और भाई आपके आर्टिकल छप रहे हैं कानून के। जो वजीर दफा थे भारत के, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था हम समुद्र की गहराइयों से पकड़ के ले आएंगे। 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक का ऊपर ऑपरेशन किया है और वहां से उन्होंने अपने लोगों को, बल्कि उसके सारे जो सेलर थे वो सारे इंडियन थे उसमें। चीमा साहब उसकी 2-4 चीजें पढ़ के मैं बहुत हैरान हुआ। 2-4 चीजें उस रिलेटेड जो रेड सी के अंदर ऑपरेशन भारत के आईएनएस चेन्नई ने किया है। आईएनएस चेन्नई इज द फर्स्ट इंडियन मेड शिप कैरियर, फर्स्ट। अब उसकी दूसरी क्या है उस रेड सी में क्या हो रहा है? अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था, अब मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा। The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands.
आप मुझे तो रोजाना कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती ये रा का एजेंडा, ये पता नहीं क्या है, किसका एजेंडा, ये क्या कर रहा है, ये क्या। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 76 साल हो गए ने, इट्स टू मच, इट्स टू लॉन्ग। ये ब्रिटिश एजेंटों से जान छुड़ा लो, आजाद होने की कोशिश करो, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पाकिस्तान से मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। मैंने कोई आके काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू बिकम एनी पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेशन और एनीथिंग। मुझे तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने रिफ्यूज दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। गॉड ब्लेस अमेरिका। मैं दिन में 75 दफा कहता हूं। हाँ, दुख जरूर है कि मेरी मां के कपड़े फाड़ रहे हो, मेरी मां के कपड़े। हाँ, और इसमें खासकर तो चीमा साहब, ये सारा मैं डिफाइन कर रहा था आपको कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बाइस तकलीफ है ये। बल्कि मैं जो बता रहा था कि जो ये ऑपरेशन की वजह से भी आप परेशान होंगे, इसके भी जो दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस दुनिया को, द रोल ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका नाम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर से। सो ये मैं बता रहा। और उसका उनको क्या है, प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? अपने चावल की ट्रेड को, अपने तेल की ट्रेड को। तेल जो आ रहा है, चावल बाहर जा रहा है, तेल अंदर आ रहा है। इसके लिए 4 उनके जो डिस्ट्रॉयर हमारे बाहर खड़े। अब दूसरी अगली बात करना चाहते हैं, जयशंकर साहब नेपाल में, आपने क्या क्रेडिट लाइन लेकर गए हैं? मैंने जो उसके बारे में पढ़ा था कि हाइड्रो प्लांट लेकर गए, वो वहां पे लगाएंगे। हाँ, इससे जो एक चीज मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूं, उनके पास कुछ है तो दे रहे हैं ना, जाहिर उनके पास पैसा है, चीजें हैं, इकॉनमी के सामने नजर आ रही है। अब आपके लोग, आप जब जाते हैं बाहर डील बनाने के लिए, कभी आपने भी सोचा कि कोई हाइड्रो प्लांट आप बाहर से ले आए? जब आपके लोग, आपके पास लोग आते हैं, तो कभी किसी ने कहा कि यार किसी को हम इनको हाइड्रो प्लांट दे दें या इनको कुछ देते हैं? आपको ये भी बताना चाहूंगा। लोग जब भी ये जाते हैं बाहर, आपके लोग डेलीगेशन लेकर या बाहर से लोग आते हैं, लोग आपके लिए भी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन अवाम के लिए नहीं लेकर आते। वो जो 5000 बंदा है ना, उनके बच्चों के वीजे, ग्रीन कार्ड और उनकी सारी चीजें देते हैं। ये मुझे दुख से नजर आया, दुख हुआ मुझे इस बात। कभी डिस्क्लोज इन्होंने किया है कि बाहर के? हाँ, बात क्या होती है मैं अभी बता देता हूं। पोलिटिकल करेक्ट, बाहमी रिलेशंस के ऊपर बात हुई। बाहमी जो इंटरेस्ट है उसको, तिजारत को फरोग देंगे, दफाई चीजों को डिस्कस किया गया है। तो जेडे पैसे डॉलर उतो लैके अपने अकाउंट जमा कराए, और नहीं दसना उधर ना ही लेंगे। कभी को है पता, यहां से गया तो किसी ने कहा मैं पाकिस्तान को हाइड्रो प्लांट देते हैं, हम आपको डैम नया बना देते हैं। अगर आप उस साइड पे जाए तो तब है ना, आपको नेशनल इंटरेस्ट की चीज उनसे मांगे तो वो देंगे ना आपको। उनको पता चल चुका है, उनका यार इस्लामाबाद के 4-5 बाबू है वहां बैठे उड़ा रहे हैं, अगे पीछे सीधा बंदे ने पैसे सट, बस इन्हीं गल है। डॉलर थोड़े से डॉलर तो आप ले लेते हो। मुझे किसी ने कहा था 2-3 फ्लैट मेरे पास दे देते हैं आपको, तो आप बिक जाते हैं इतने में। आपका रेट कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, आप बड़े कम पैसों में आप मुल्क बेचते हैं, मुल्कों के अपनी आवाम के 23 लोगों के गुर्दे लिख के दे देते हैं, सिर्फ कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए, जो अमेरिका और बर्तानिया में लोग अपनी डिग्गियों में लेके फिर रहे होते हैं। आप इतने में बिक जाते हैं, मुल्क बेच देते हैं। IMF का जिस तरह बहुत बड़ी मिसाल है। $3 बिलियन को इतनी बड़ी रकम नहीं अगर देखा जाए तो। मैंने अगले दिन देखा था कि जो बाइडेन की अपनी पर्सनल जो उसकी वो बीस्ट उसकी लिमोजिन है, उसका खर्चा आपके मुल्क के 3 बिलियन से ज्यादा। तो इतना बड़ा कौन सा ये खर्चा है, तमाशा है। लेकिन आप क्योंकि उसकी वजह ही होती है 3 बिलियन में क्यों बिकते हैं, क्योंकि बंदा सिर्फ 50-60 को जो लेना होता है, उनके लिए 3 बिलियन बहुत ज्यादा है। उनके लिए तो बहुत ज्यादा 3 बिलियन के देखे ना, कितने फ्लैट मिल जाने हैं दुबई में, कितने घर मिल जाने हैं। एक और मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हर ब्यूरोक्रेट के पास एक बात होगी, आप ट्राई करके देख लो। कहता मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब व्हाइट हाउस में गया ना, तो नवाज शरीफ को तो उसने पूछा ही नहीं, तो बिल्कुल इंटर उठ के मेरे गले ला लिया। उन्होंने कहा मलक साहब तुम सुनाओ की हाल चाल है यार। कहता नवाज शरीफ को तो इंग्लिश नहीं आती थी। उसने मुझे कहा हाउ आर यू मिस्टर मलिक, यू लुक वेरी हैंडसम, वेयर यू गेट दिस सूट फ्रॉम, योर शूज आर वेरी गुड, इट सीम्स लाइक आई हैव सीन यू समवेयर। हर ब्यूरो कर दी स्टोरी, हर ब्यूरो। कहता जी मैं जरदारी साहब को कहा अंग्रेजी नहीं सी आती। उन्होंने मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुरैशी हाउ आर यू, आर यू वेल, हाउ योर किड्स आर डूइंग। It seems like we have a good understanding. This man is a very stupid. The guy who was with you is very stupid. I don't know him, but you seems like very intelligent guy. मैं हर ब्यूरोक्रेट को सुनाया जाएगा, हर ब्यूरो 10 मिनट बैठो, कहते कुछ भी नहीं। कहता मैं एक दफा गया वजीर आज़म कोरिया का बैठा सी, उन्होंने कहा हाउ आर यू, कहता मैं क्या तो कोरिया की जुबान बोल रहे हो ना, तो तू कसम वाली गाली में बेजार है अच्छा ठीक जी। मतलब बात करने लगा था, देखें वो तो एक अलग बात है। जो किताब मैं मुसलसल उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जो इस वक्त वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने लिखी है, Why भारत मैटर्स। अब उसके अंदर भी उन्होंने वो अपनी प्राइड की उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी एक जो इस वक्त इंडस सिविलाइजेशन की बातें की है, उन्होंने अपनी हिंदू रिलीजन की बातें की, उन्होंने मिसालें दी हैं अपनी राम की, कृष्णा की। उनका प्राइड है इस चीज में। आपका प्राइड को, आपको लेगेसी का शौक नहीं, वो
करके तो देखो यार, सादे कपड़े पा के तो देखो, काटन के कपड़े ते जूती। मुझे अगले दिन चीमा साहब एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपके, तो आपसे तो ये जिन लोगों को मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तानी, तो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। चीमा साहब आपने देखा होगा स्टीव जॉब था और एप्पल भी वाला। लोग थे, हाँ जी, जुकरबर्ग है, आपने देखा होगा कि सिर्फ वो टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहनते हैं, पहनता है। की ख्याल है गुची दी घड़ियां ते जेड़ा वो गुची के कपड़े नहीं लेके पा सकते हो? आपका ख्याल नहीं अफोर्ड कर पाते हो? क्यों नहीं पहनते? एक स्टेज पर जाके ये चीजें बेमानी हो जाती हैं। आप अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, आपको पता ही नहीं लेगेसी का मजा क्या है, आपको वाह। पता ही नहीं कि एक एक करैक्टर का क्या, करैक्टर किरदार साजी क्या चीज होती है। अन्ना हजारे था, लीडर था वहां पे, आज उसको कोई भी नहीं जानता। उसने एक मूवमेंट शुरू की थी। चीमा साहब, मैंने रिक्वेस्ट करके भारत से वो टोपी मंगाई थी जिसके ऊपर लिखा था मैं अन्ना हजारे हूं, मैं अन्ना हूं, आई एम अन्ना। मैंने अपने सेव करके अपने, मैं इतनी, क्योंकि उसकी मूवमेंट थी, एक करैक्टर था उसका। अन्ना हजारे आज कोई नहीं जानता उसको, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से आज आम पार्टी जो है पंजाब में, आज उनका वर्कर था इस वक्त जो आम पार्टी का हेड। आपको आपको शौक नहीं इन चीजों का, क्योंकि आपका टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं, आपका टारगेट लंदन है, आपका टारगेट टोरंटो है, आपका टारगेट अमेरिका है। यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम, you don't try to understand the philosophy of your religion। आप रिचुअल में फंसे हैं, कुर्बानियां दे बकरे चार चार करी जाते हो, गरीबों को दवाई नहीं देते, गरीबों को कपड़े नहीं देते, आप गरीबों को किताबें नहीं देते, आप कहते बोटियां खाओ, बोटियां फैशन है, फैशन। करप्शन के पैसों से बकरे लाते हैं, कहते कुर्बानी देनी, ये कहते इस्लामी फरीजा है, फरीजा इस्लामी। यार खुद आता क्या कहूं, द वर्ल्ड्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि 1.9 बिलियन मुसलमान अगर अपने मुल्कों में हैं तब भी जलील हो रहे हैं, जो बाहर हैं तब भी जलील हो रहे हैं। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपने शरिया को समझने की कोशिश ही नहीं की। व्हाई शरिया हैज बिकम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैंने एक दफा बहुत बड़े स्कॉलर से पूछा था, बहुत बड़े स्कॉलर से, नेम फ्यू कंट्रीज दोज आर ट्रू मुस्लिम कंट्रीज ऑन द प्लेनेट। द पर्सन आई आस्क्ड हैज पीएचडी फ्रॉम अल अजहर। उन्होंने कहा देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री ऑन द प्लेनेट व्हिच यू कैन कॉल अ ट्रू इस्लामिक कंट्री। क्या वजह भाई? तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से बढ़ रही है और उसका बड़ा डोमेस्टिक मार्केट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और सर्विसेज मजबूत होगी, वही क्षेत्र में वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज़्यादा कंपटीशन कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत की जो एक भूमिका रही है वो बड़ी कंपनियां चाइना और डिपेंडेंस चाइना की कंपनीज पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स तलाश रही है। भारत इस बदलाव का बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में भारत की भूमिका बढ़ सकती है। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। ठीक है, भारत अमेरिका का पार्टनर है, लेकिन वह हर इंटरनेशनल इशू पर वाशिंगटन की लाइन फॉलो नहीं करता। रशिया, मिडल ईस्ट, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसे मुद्दों पर भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार ही पॉलिसी बनाता है और यही स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी भारत को एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर बनाती है। ग्लोबल साउथ में भारत का बढ़ता प्रभाव। भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच अपनी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अगर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ का प्रमुख प्रतिनिधि बनता है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल नेगोशिएशंस में उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ सकता है। डॉलर सेंट्रिक सिस्टम डॉलर सेंट्रिक सिस्टम के लिए लंबे समय का सवाल। भारत कई देशों के साथ लोकल करेंसीज और अल्टरनेटिव पेमेंट्स मशीन्स पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत तुरंत डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन लंबे समय में और इंटरनेशनल ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन ज़रूर है। भारत का बड़ा कंज्यूमर मार्केट वेस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमेरिका और यूरोप ज़रूरी नहीं कि भारत की ग्रोथ रोकना चाहते हैं। वास्तव में वेस्टर्न कंपनीज भारत के विशाल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहती हैं। इसलिए ज़्यादा सही बात यह है कि भाई भारत की जो ग्रोथ है वो वेस्ट को केवल तकलीफ नहीं बल्कि कंपटीशन और स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट की चुनौती भी महसूस कराती है। भारत अगर इकोनॉमी प्लस मिलिट्री प्लस टेक्निकल पावर बनता है
तो अगर भारत सिमुलेटनेशनली सिमुलेटेशनली अपनी इकोनॉमिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है तो वह सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं, वह ग्लोबल पावर सेंटर बन सकता है और यही बदलाव इंटरनेशनल पावर बैलेंस को प्रभावित करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की जो आर्थिक प्रगति अमेरिका और वेस्ट के लिए एक तरफ बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए ग्लोबल कंपटीशन और पावर बैलेंस से जुड़ी चुनौती भी है। इसलिए इसे वेस्ट भारत से परेशान है। ये कहने के बजाय इंडिया राइज इज फोर्सिंग द वेस्ट टू रीथिंक इट्स इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। लेकिन भाई मतलब कि उनका कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन भाई उनके लिए सिर दर्द भी है कि भाई भारत की जो तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, मतलब वो कहीं वो मतलब कि वेस्ट की कंट्रीज से भी आगे ना निकल जाए। जैसे हमने देखा कि भाई जापान को भी सरपास कर दिया था भारत ने 2025 में, फिर उसके बाद में भाई सब थोड़ा बहुत अंतर आ गया। लेकिन भाई यूके को जिस तरीके से सरपास किया है भाई साहब भारत की इकोनॉमी में, वो तो भाई बहुत ज़्यादा बूस्ट था। क्योंकि भाई सो भारत जो है मतलब कि भाई उन्हीं की गुलामी में रहा था, मतलब कि 200 सालों की गुलामी में अंग्रेज़ों की। लेकिन भाई उसके बाद से भाई भारत ने जो राइज़ किया है वो मतलब कि भाई क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया के लिए मतलब कि भाई साहब एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत जिस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है। अब तो डिफेंस में भी भाई भारत के जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कंसर्न की बात है वेस्ट के लिए। वेस्ट ये सोच रहा है कि भाई भारत को मतलब कि जिस किसी भी तरीके से मतलब कि नीचे दबाया जाए, ताकि भाई जो क्या बोलते हैं जो मतलब कि भारत तरक्की ना कर पाए। वैसे ही चाइना को दबाने की कोशिश करी थी, लेकिन चाइना मतलब किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में जो आगे बढ़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग उनकी मतलब कि बैकबोन है चाइना की। स्ट्रैटेजी की इकोनॉमी तो भाई वो बात अलग है, लेकिन भाई जो क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग पावर है ना चाइना की, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि भाई किसी मतलब पूरी दुनिया में कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट निकलता है ना, ठीक है, तो उसका कॉपी वो पहले ही बना के रख लेते हैं। और कॉपी तो अलग ही बात है, मतलब कि भाई कोई भी किसी भी देश से कोई मतलब कि उनसे भारी सामान उठवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, ठीक है, चाइना से। और चाइना खुद के प्रोडक्ट्स भी बहुत लॉन्च करता है, ठीक है भाई। और मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा है, तो उनको सस्ता सस्ता रेट पे सारे के सारे देशों को पहुंचा देते हैं। और इसी वजह से मतलब चाइना जो है मतलब ग्लोबल पावर में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो भारत भी मतलब कि इसी तरीके से राइज़ करने के लिए सिचुएशन में है। भारत मतलब कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में भारत के जो क्या बोलते हैं डिफेंस में इक्विपमेंट्स जो बना रहे हैं भारत, मतलब कि भाई जो उत्तर प्रदेश में मतलब कि भाई जो वो लगे हुए हैं प्लांट्स बनाए गए हैं डिफेंस के, और क्या बोलते हैं राइफल्स वगैरह के जो प्लांट्स बनाए हैं भाई जो डिफेंस के लिए हैं, वो भारत के लिए मतलब भाई वो नींव का पत्थर साबित होगा। क्योंकि भाई जो अमेरिका है, अमेरिका भी डिफेंस में उनकी वॉर बेस्ड इकोनॉमी है। वॉर बेस्ड इकोनॉमी की वजह से ही उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। क्योंकि भाई अमेरिका जो है मतलब कि जहाँ पे भी किसी की मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें अपने हथियारों को बेचने की कोशिश करता है। वॉर बेस्ड इकोनॉमी अमेरिका की है, तो ये भारत को भी ज़्यादा से ज़्यादा करके मतलब कि अपने हथियारों को बेचना होगा। और वॉर बेस्ड इकोनॉमी भारत को भी बनना ही होगा एक तरीके से। क्योंकि भाई अगर भारत अपने इक्विपमेंट्स अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया को बेचेगा, तो भारत के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, भारत की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन क्या मतलब कि भाई वो एक टाइम पे अमेरिका को भी सरपास कर जाएगी भारत की इकोनॉमी, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।